गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हमने जो स्टार्ट किया था स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर जो है, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। 4 फैक्टर प्रोडक्शन के आपने पढ़ लिए, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल आपकी 2 टाइप्स की थी, फिक्स्ड एंड वर्किंग। अब हम आगे चलते हैं। मेन एक्टिविटी पालमपुर में क्या है? फार्मिंग, वो आपने पढ़ा है। फर्स्ट टॉपिक चलेगा लैंड फिक्स फैक्टर है। कैसा फैक्टर है? लैंड फिक्स्ड फैक्टर। तो पालमपुर में 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर कर रही थी। फार्मिंग क्या थी पालमपुर में? मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। क्वेश्चन आ जाए कि इस विलेज में मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी कौन सी कर रहे थे लोग, तो क्या आंसर आएगा? एग्रीकल्चर या फार्मिंग। बट एक लिमिटेशन थी। क्या? कि जो लैंड एरिया था वो फिक्स था। उसी लैंड पे आप कैसे भी करके प्रोडक्शन को इंक्रीज कीजिए। 1960 तक लैंड एरिया आपका एक्सपेंड नहीं हुआ था। मतलब पालमपुर की ही बात है सिर्फ ये। अब लैंड को मेज़र करने की जो यूनिट है वो बीघा, गुनीठा, ये सब आपके लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। वैसे लैंड को मेज़र करते हो हेक्टेयर में। किस में मेज़र करते हो? हेक्टेयर। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर कितना होगा? जिसकी लेंथ भी और ब्रेड्थ भी दोनों साइड क्या रहेंगी? 100 मीटर। स्क्वायर है वो एक, उसको 1 हेक्टेयर बोलते हैं। तो लैंड के मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर किसके इक्वल होगा? एक स्क्वायर होगा। फिगर में क्या रहेगा? एक स्क्वायर जिसकी हर एक साइड 100 मीटर होगी। तो ऑल साइड्स कितनी हो गई? 100 100 100 100 400 मीटर का वो एरिया हो गया चारों तरफ से। एरिया कैसे निकालते हैं? वही लेंथ इनटू ब्रेथ करके, या साइड स्क्वायर जिसमें सेम रहती हैं। अब अगला टॉपिक क्या है कि आपने कहा कि लैंड तो फिक्स है, तो इस फिक्स लैंड पे प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करें? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज देयर ए वे वन कैन इन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? उसी लैंड पे आप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो या नहीं? तो सेम पीस ऑफ लैंड पे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 मेथड्स हमारे पास होते हैं। एक होता है मल्टीपल क्रॉपिंग और एक होता है मॉडर्न फार्मिंग। अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले। पालमपुर में क्या था? जितनी भी ज़मीन थी पूरी की पूरी कल्टीवेट हो रही थी, एग्रीकल्चर की जा रही थी। कुछ भी ज़मीन आपकी खाली नहीं थी। रेनी सीजन में खरीफ की फसल उगा रहे थे, जवार बाजरा हो गया। किस काम आता है ये? मेनली पशुओं के चारे के लिए, कैटल के लिए मतलब। फिर अक्टूबर से दिसंबर में पोटैटो भी डाल देते थे बीच में। विंटर सीजन में वीट उगाते थे। क्या करते थे फार्मर्स? अपने घर के लिए, फैमिली के कंजम्पशन के लिए वीट को रख लिया, और जो बच गया सरप्लस क्या होता है, जैसे मान लो आपने 5 बैग्स ऑफ वीट प्रोड्यूस किया, आपको 3 बैग्स की ज़रूरत है सिर्फ घर में, तो 2 बैग्स आपका सरप्लस है, उसको आप बेच सकते हो, पैसे कमा सकते हो। वो रायगंज में बेच के आते थे मार्केट में। शुगर केन भी उगा रहे थे वो लोग। शुगर केन रा फॉर्म में, मतलब शुगर केन की फॉर्म में भी वो सेल होता था, और गुड़ बना के भी उसका बेचते थे, जैगरी गुड़ होता है। अब फार्मर देखो, आपने पढ़ा जवार बाजरा वीट पोटैटो शुगर केन, काफ़ी फसलें उगा रहे थे एक साल में। तो ऐसा क्यों कर पा रहे थे? क्योंकि वहाँ पे वेल डेवलप्ड सिस्टम था इरिगेशन का। इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। एग्रीकल्चर को मेन तो इरिगेशन में दिक्कत आती है। जब इरिगेशन नहीं मिलती प्रॉपरली तो फसल नहीं उग पाती।
इलेक्ट्रिक कनेक्शंस वहाँ पे मोस्टली हाउसेज में थे, जिससे वो ट्यूबवेल वगैरह चला लेते थे। इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी जब पालमपुर में आई थी तो पर्सियन व्हील्स को छोड़ के उन्होंने ट्यूबवेल्स में आ गए थे वो लोग। पर्सियन व्हील जैसे वो कुएं में रस्सी से पानी खींचते हैं वो था, और ट्यूबवेल में ऐसा कुछ आपको करना नहीं होता, बटन ऑन करते ही वो ट्यूबवेल चल पड़ता है, पानी अपने आप आ जाता है। इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स लोगों ने लगा दिए थे। प्राइवेट ट्यूबवेल्स या गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही थी उनको एग्रीकल्चर के लिए, ये बोल सकते हो आप, प्राइवेट के साथ साथ। इस टाइम पे हमारी कंट्री में लेस देन 40% एरिया इरीगेटेड है इस टाइम पे, 40% से कम। इरिगेशन फैसिलिटी कहाँ पे कम होगी? देखो, प्लेन रीजन्स हो गए जो नदियों के किनारों के आसपास हैं, कोस्टल रीजन्स हो गए, तट, समुद्र तट के आसपास के, वहाँ पे इरिगेशन अच्छी रहती है क्योंकि पानी की फैसिलिटी रहती है। जो प्लेट्यू हो गए, प्लेट्यू क्या होते हैं? पठार, ज़मीन का ऊपर उठा हुआ हिस्सा जहाँ पे खुदाई करने पे भी कई बार पानी नहीं आता, वहाँ पे इरिगेशन का लेवल क्या रहता है? लो। तो हाई इरिगेशन लेवल कहाँ रहता है? मतलब बेटर इरिगेशन लेवल रिवराइन प्लेन्स, मतलब नदियों के आसपास के जगह हो गई। कोस्टल प्लेन्स वही समुद्र तट के आसपास के, वो तो वेल इरीगेटेड हैं। और कम इरीगेशन फैसिलिटी कहाँ होती है? प्लेटू एरियाज में, ऊपर उठे हुए हिस्से, ऊंचाई वाले हिस्से। अब उसी लैंड पे, क्योंकि लैंड तो लिमिटेड थी, फिक्स थी, सेम पीस ऑफ लैंड पे कैसे प्रोडक्शन बढ़ाएं, उसके लिए फार्मर फर्स्ट टेक्निक कौन सी यूज़ करते थे? मल्टीपल क्रॉपिंग। कौन सी यूज़ करते थे? मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या होती है मल्टीपल क्रॉपिंग? मल्टीपल मतलब बहुत सारी, एक से ज़्यादा। तो एक साल में जो ज़मीन आपके पास है उसी पे एक से ज़्यादा फसल उगाना, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ ईयर, वो क्या होती है? मल्टीपल क्रॉपिंग। ये कैसा मेथड है प्रोडक्शन बढ़ाने का? सबसे कॉमन मेथड है, सब लोग इसको यूज़ करते हैं। आप मान लीजिए आप साल में 2 फसल उगाते थे, तो टोटल प्रोडक्शन आपका मान लो 100 किलोग्राम हो रहा है, सिर्फ एग्जांपल है ये। अब आप साल में 4 फसल उगा रहे हैं, 2 एक टाइम में, 2 एक टाइम में, टोटल प्रोडक्शन आपका 150 केजी हो गया, तो प्रोडक्शन बढ़ गया। तो आपने कौन सा मेथड यूज़ किया? मल्टीपल क्रॉपिंग। तो सबसे कॉमन मेथड कौन सा है? सेम पीस ऑफ लैंड पे 1 ईयर में प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का। क्या नाम है उसका? मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या होता है वो? जब हम एक साल में जितनी ज़मीन आपके पास है उस पे एक से ज़्यादा फसल उगाते हैं, वो है। दूसरा मेथड कौन सा है वो देखते हैं। सेकंड मेथड आपका है मॉडर्न फार्मिंग, ये रहा। वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन तो हो गया मल्टीपल क्रॉपिंग, अदर वे क्या हो गया? मॉडर्न फार्मिंग। दूसरा मेथड कौन सा है? मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग क्या होगा? जिसमें मॉडर्न मेथड्स आप यूज़ करेंगे। एक वर्ड आ रहा है ईल्ड। ईल्ड क्या होता है? प्रोडक्शन। यील्ड को मेज़र कैसे करते हैं? जितनी ज़मीन आपके पास है उस पे, एक गिवन पीस ऑफ लैंड पे, एक ईयर में नहीं, एक सिंगल सीज़न में, मतलब वो 6 महीने वाला टाइम पीरियड होता है हमारा सिंगल सीज़न का, जैसे विंटर समर का सीज़न होता है वो। तो सिंगल सीज़न में या रबी और खरीफ का जो होता है वो कितना प्रोडक्शन हुआ, वो यील्ड होता है आपका। टोटल प्रोडक्शन तो पूरे साल का निकालते हैं जिसमें आप 2 बार फसल उगाते हो, और जो यील्ड क्या होता है? एक सिंगल सीजन में एक गिवन पीस ऑफ लैंड पे कितना प्रोडक्शन हुआ। तो मॉडर्न फार्मिंग का मतलब क्या है? हम प्रोडक्शन के लिए मॉडर्न मेथड्स यूज़ करेंगे। कौन से मेथड? मॉडर्न मेथड्स। जैसे हमने ट्यूबवेल्स यूज़ किए, पेस्टिसाइड्स हो गए, डैम्स हो गए, पंप सेट्स हो गए, ये कैनल्स हो गई, फर्टिलाइज़र्स हो गए, HYV सीड्स हो गए, मशीन्स हो गई खेती बाड़ी करने के लिए। ये सब किस में आते हैं? मॉडर्न फार्मिंग में। 1960s तक हम क्या यूज़ कर रहे थे? मॉडर्न फार्म, ये ओल्ड मेथड यूज़ कर रहे थे एग्रीकल्चर के।
जिससे हमारा प्रोडक्शन लो यील्ड मतलब प्रोडक्शन कम रहता था एक सीज़न का। फिर हमने क्या यूज़, अब ट्रेडिशनल बीज, पुराने तरह के बीज यूज़ करते थे हम, जिनमें कम इरिगेशन की ज़रूरत थी। काउडंग्स वगैरह यूज़ कर लेते थे फर्टिलाइज़र के रूप में, ये चीज़ें। फिर जब 1960s के एंड में, देखो 60s का मतलब पूरे 60 से 70 साल वाला, 60 से 70 के बीच के 10 ईयर्स आएंगे इसमें। तो 1967-68 में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, तब हमने मॉडर्न फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया। लिखा हुआ है ना ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसने लिखा लेट 1960s। लेट मतलब देखो 60s मतलब 60 से 70 का टाइम पीरियड, और लेट 60s मतलब 65 से पहले पहले का तो अर्ली रहेगा, 65 के बाद का लेट रहेगा। तो लेट मतलब 65 के बाद, 66, 67, 68, 69, 70 जो भी टाइम पीरियड आपका, उनमें से कोई एक साल। वैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन 67 में आया था, 67-68 में। 2 फेज़ थे उसके, ये आपके में डीप में नहीं है इतना ज़्यादा। तो मॉडर्न फार्मिंग में क्या कैसे करते हो फार्मिंग बाय यूजिंग HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, ट्यूबवेल्स, मशीन्स, इन सब का यूज़ करके। HYV सीड्स क्या होते हैं? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। उनसे क्या होगा, जितना प्रोडक्शन ट्रेडिशनल सीड से हो रहा था उससे कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन किसका यूज़ करके होगा? HYV सीड्स का। लेकिन HYV सीड्स में एक कमी है कि उनको इरिगेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। पुराने जो बीज हैं ट्रेडिशनल सीड्स, उनसे प्रोडक्शन तो कम होता है लेकिन इरिगेशन की ज़रूरत उसमें कम पड़ती है, वाटर की ज़रूरत कम है। HYV सीड्स में प्रोडक्शन तो ज़्यादा होगा अगर आपने HYV वाले बीज डाले हैं तो खेत में, लेकिन फिर जो आपका इरिगेशन है उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और भी HYV सीड्स को फर्टिलाइज़र्स की भी ज़रूरत पड़ती है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का यूज़ होगा तभी मिला के प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाएगा। तो हायर प्रोडक्शन एक सिंगल सीज़न में, यील्ड मतलब सिंगल सीज़न की बात कर रही हूँ, 6 मंथ्स में कितना प्रोडक्शन हुआ, और टोटल प्रोडक्शन की बात करूँगी तो पूरा 1 साल आ जाएगा। तो HYV सीड्स का यूज़ करके कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, लेकिन साथ में फिर आपको इरिगेशन भी यूज़ करना पड़ेगा अच्छे से, केमिकल फर्टिलाइज़र्स भी, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें मिला के ही प्रोडक्शन बढ़ेगा। कोई एक चीज़ भी नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाएगा। सबसे पहले HYV सीड्स किसने यूज़ किए थे? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स ने। उन्होंने मॉडर्न फार्मिंग को सबसे पहले यूज़ किया था। क्या किया उन्होंने? ट्यूबवेल्स लगा दिए इरिगेशन के लिए, HYV सीड, केमिकल फर्टिलाइज़र, इन सब का यूज़ किया, पेस्टिसाइड्स का, मशीनरी का यूज़ किया। अब देखो बता रखा है, पालमपुर में जब पुराने बीज यूज़ करते थे लोग, ट्रेडिशनल सीड्स, तो 1300 kg पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होता था। 1 हेक्टेयर में 1300 kg प्रोडक्शन हो रहा था एक साल में। जब यूज़ करने लग गए HYV सीड्स तो 3200 kg पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होने लगे। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 13 से 32, डबल से भी ज़्यादा हो गया। अब क्या बेनिफिट हुआ? फार्मर्स के पास बहुत सारा क्या बच जाता था? सरप्लस, मतलब बेचने के लिए बच जाता था। आपके लिए सरप्लस क्या है कि जो आपने खुद के लिए तो रख लिया, अब बचे हुए की आपको ज़रूरत नहीं है, वो सरप्लस है। सब लोग ऐसे ही करते हैं एग्रीकल्चर में। मान लो किसी के 50 kg वीट, मतलब 50 बैग्स ऑफ वीट हुए, तो वो क्या करेंगे, जितने ही घर में ज़रूरत है एक साल में उतने रख लेंगे और उसके बाद बचे हुए आपके मार्केट में सेल कर देंगे, या जिसको भी पर्सनली सेल करना है इंडिविजुअली, वो सब। उसके बाद आगे क्या है टॉपिक? लैंड का है। देखो लैंड ही चल रहा है अभी हमारा। आपने पढ़ा लैंड फिक्स फैक्टर है, और सेम पीस ऑफ लैंड पे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के कितने मेथड हैं? 2। फर्स्ट क्या नाम था जिसका? मल्टीपल क्रॉपिंग। सेकंड का क्या नाम है? मॉडर्न फार्मिंग। और इन दोनों में से कॉमन कौन सा है जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं? वो है हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग। मोस्ट कॉमन वे, मतलब सबसे
कॉमन सामान्य तरीका, सब लोग यूज़ करते हैं इसको, जनरली सभी करते हैं। साल में 2 फसल तो सभी उगाते ही हैं, एक सीज़न में एक और दूसरे में दूसरी, बल्कि 4 उगाते हैं, 2 एक साथ, 2 एक साथ। अब विल द लैंड सस्टेन, आगे चलते हैं। लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, तो अगर इसका ओवर यूज़ करेंगे तो फिर आगे प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन का यही नुकसान है। आप देखो ये पेस्टिसाइड्स वगैरह, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये दवाइयाँ सब छिड़कोगे खेत में, तो इससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। और ट्यूबवेल से इरिगेशन करोगे तो ग्राउंड वाटर का जो पानी है, वाटर टेबल का लेवल है, धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा, डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, ये एक कमी हो गई। ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्या नुकसान है, सॉइल की फर्टिलिटी घट जाती है, क्यों, क्योंकि बार बार पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने से सॉइल ख़राब होती है, फिर आगे प्रोडक्शन करने में दिक्कत आती है। दूसरा, ट्यूबवेल से ज़्यादा इरिगेशन करते हो मॉडर्न फार्मिंग में, तो उस केस में वाटर टेबल का लेवल डाउन चला जाता है। डिप्लेट होना क्या होता है, डिक्रीज़ होना, कम होना, और सॉइल को और ग्राउंड वाटर को बनने में बहुत साल लग जाते हैं। इसीलिए उनको हमें सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, जितना हो सके उतना ही यूज़ करें। देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो भी आप केमिकल फर्टिलाइज़र सब यूज़ किए आपने, मॉडर्न फार्मिंग में जो भी यूज़ कर रहे हो, पेस्टिसाइड्स वगैरह, इनसे फसल तो अच्छी हो जाती है, लेकिन मिट्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आज आपको एक ये टॉपिक और देख लो, फिर करते हैं। अब जो पंजाब के फार्मर्स हैं, सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं वो प्रोडक्शन करने के लिए, तभी तो वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। लेकिन इससे नुकसान क्या होता है, लैंड क्या हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, डिग्रेडेशन हो जाता है सॉइल का। आज आपको यहाँ तक रीडिंग करनी है और अच्छे से इस टॉपिक को समझना है। इस वीडियो को देखिए और लैंड के बारे में जितना आपको बताया है कि लैंड एक फिक्स फैक्टर है, सेम लैंड पे कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करके आप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हो, लैंड को किस में मेज़र करते हैं, और जो मॉडर्न फार्मिंग है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ होंगे, और सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग किसने स्टार्ट की थी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। लैंड को क्या क्या नुकसान होंगे आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन से या मॉडर्न फार्मिंग से, और मैक्सिमम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ या केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कौन सा स्टेट कर रहा है, पंजाब कर रहा है। यहाँ तक आपको रीडिंग करनी है, अच्छे से वीडियो को देखना है, टॉपिक को समझना है। कल फिर इसके नोट्स आपके आ जाएंगे, स्टार्टिंग से मैं नोट्स आपके सेंड करूँगी यहाँ से, कि प्रोडक्शन के फैक्टर्स कितने हैं, कैसे उन्हें एक्सप्लेन करना है, वो चीज़ें आपको फेयर नोटबुक में करनी है। तो आज आप इस वीडियो को देखिए और इस टॉपिक को समझिए। कल वाला भी एक बार फिर से रीड कर लेना, स्टार्टिंग से और पेज नंबर 6 तक, यहाँ तक आपको रीडिंग करनी है आज। थैंक यू।